नमस्कार। रोमांसवाद के बारे में अपन ने पिछले चर्चा में बात की थी और रोमांसवाद के जो सामान्य नियम थे, कला संबंधी उनके जो सिद्धांत थे, किस प्रकार के विषयों को उन्होंने अपने चित्र में शामिल किया, उन सब के बारे में चर्चा की। और थियोडोर जेरिको जो इसका चित्रकार था, अग्रणी चित्रकार था, और उसने रोमांसवाद की स्थापना के लिए बहुत कुछ प्रयास किया। उस बारे में भी अपन जब डेलाक्रा इस पर जेरिको पे चर्चा की, तब उसके बारे में, उनके चित्रों के बारे में, उसकी कला विधि के बारे में, उसके चित्रों की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा की। और रोमांसवादी चित्रकारों में, जैसे अगर रोमांसवाद को स्थापित करने का कार्य अगर थियोडोर जेरिको ने किया, तो रोमांसवाद को एक सामर्थ्यवान कलावाद के रूप में, या सामर्थ्यवान रोमांसवाद के रूप में एक जो वाद प्रस्तुत कला इतिहास के सामने किया, उसमें मुख्य भूमिका ओजेन डेलाक्रा की रही। जेरिको ने रोमांसवाद की जहाँ स्थापना की और उसके लिए जो नियम और मूल्य प्रतिपादित किए, उसको कला जगत के सामने रखा, उस रोमांसवाद को सामर्थ्य दिया ओजेन डेलाक्रा ने। ओजेन डेलाक्रा बहुत ही प्रतिभा संपन्न और बौद्धिक कुशलता वाला चित्रकार था। उसने चित्रकला में या रोमांसवाद के चित्रण में जहाँ भावात्मक पक्ष को एक महत्व दिया ही, उसके साथ साथ बौद्धिक पक्ष पर भी उन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया। इनका ओजेन डेलाक्रा का जो समय काल जो समय काल है, वो 1791 से 1863 का रहा है। और हालांकि डेलाक्रा हमेशा जेरिको से ही प्रेरणा प्राप्त करते रहे, और उन्होंने अपने आदर्श स्वरूप के रूप में जेरिको को रखा, और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने रोमांसवाद को बहुत सामर्थ्यवान और कला संपन्न, कला सिद्धांत संपन्न, या कहें कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान कला इतिहास में रोमांसवाद का उन्होंने दिलवाया। और उसका कारण ये था कि जहाँ डेलाक्रा, जिसका ये कहना था कि भावना, दिल के भी अपने एक तर्क होते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो दृष्टिकोण था, वो कला के अंदर भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए ही कार्य करता रहा। और उन्होंने उस तरफ ही ध्यान देकर इस पक्ष को उन्होंने ज़्यादा मजबूती के साथ रोमांसवाद में रखा कि चित्र के अंदर भावनाएं पूर्ण रूप से या प्रतिनिधि रूप से भावनाओं का प्रदर्शन चित्र में होना आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने तत्कालीन रोमांसवादी विषयों में, या साहसिक विषयों को, या उस तत्कालीन जीवन से जुड़ी हुई घटना के विषयों को उन्होंने अपने चित्रों के जरिए लिया। डेलाक्रा चूँकि बहुत प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे और उन बौद्धिकता भी उनमें भरपूर थी, हर चीज़ को बहुत गहराई से वो मनन करते थे, चिंतन करते थे, और हमेशा नवीन प्रयोग करते थे। वो कला के क्षेत्र में हमेशा नए नए प्रयोग करते थे। तो डेलाक्रा को प्रयोगवादी चित्रकार भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन अपने कला के क्षेत्र में किए, और न केवल उनमें प्रयोग करते, उनमें जो निष्कर्ष निकलते, चाहे वो रेखांकन की दृष्टि हो, चाहे रंगांकन की दृष्टि हो, जिस प्रकार के भी उन्होंने प्रयोग कला में किए, उनके जो निष्कर्ष निकलते थे, उनको वो एक सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक रूप से उनको निरूपित भी करते। ऐसा नहीं है कि प्रयोग किया और एक नया कुछ निकाला और उस पर पेंटिंग बना के इन्होंने प्रदर्शन के लिए नहीं। उन्होंने उस प्रयोग के द्वारा कला के जो विषय लिया है, उस विषय की भावात्मक प्रस्तुति कैसी रही, उसकी रंग योजना का क्या रही,
रंगों का सामर्थ्य क्या रहा, रेखांकन की दृष्टि से वो कितना प्रभावशाली बना, तूलिका संचालन की दृष्टि से कितना प्रभावशाली बना, रंग योजना उसमें कितने प्रभावी ढंग से उसमें उपयोग की गई, उन सारों का वो मंथन भी किया करते थे, उस पर बहुत गहराई से चिंतन भी करते। और उसके बाद एक जो सैद्धांतिक पक्ष उजागर होता, निकल कर आता, वो उस नियम को प्रतिपादित भी करते। तो इनके जो नियम इन्होंने कला की दृष्टि से प्रतिपादित किए, उनको ग्रंथबद्ध भी किया, एक ग्रंथ के रूप में भी उसको प्रकाशित किया उन्होंने, लिखा, और जिसे मोरक्को के वृत्तपत्र कहे जाते हैं, मोरक्को के वृत्तपत्र के नाम से वो ज़्यादा फेमस है। और उस जैसे अपने भारतीय चित्रकला में अगर बात करें तो मोनोस्क्रिप्ट का इज्म कौन सा आता है, मोनोस्क्रिप्ट की शैली कौन सी है, जिसमें वो चित्रण के साथ, मतलब किसी चीज़ को लिपिबद्ध करने के साथ साथ उसमें चित्र भी बनाए गए। जैसे अपभ्रंश शैली, उसमें जैन धर्म के बहुत सारे विषयों को लेकर चित्रण किया, ग्रंथ के ग्रंथ चित्रित किए गए, और उसके अंदर उन्होंने चित्रण भी किए, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए, उसके अंदर उन्होंने चित्रण भी किए। ठीक वैसा ही ये था मोरक्को का वृत्त चित्र, शैली वो नहीं थी, प्रारूप उसका लिखा हुआ लेखनी से था, कला सिद्धांतों के बारे में उसमें लिखा गया था, लेकिन बीच बीच में अभ्यास की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से रेखांकन भी उन्होंने किया हुआ था, और जल रंगों के द्वारा उसको अभ्यास चित्र भी बने हुए थे। तो उन्होंने ये कहने का तात्पर्य यह था कि डेलाक्रा न केवल प्रतिभा संपन्न भावात्मक चित्रकार थे, अपितु वो बौद्धिक प्रखर भी थे, उनमें बुद्धित्व का भी एक लक्षण था, जिसने कला को एक प्रतिष्ठित रूप में, कला को सामर्थ्य देने के रूप में उनका उपयोग किया। हालांकि वे स्वयं को शास्त्र शुद्ध कला का सच्चा अनुयायी मानते थे। जेरिको में इनमें ये बड़ा फर्क था। जेरिको ने जहाँ पुरातन परंपराओं को और मान्यताओं को एकदम दरकिनार कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो अब अपने ही ढंग से नया अन्वेषण करके, नए सिद्धांतों की प्रतिपादना करके हमें अपने कला यात्रा को आगे बढ़ाना है, हमें अब नवशास्त्रीयवादियों की तरह पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन डेलाक्रा के अंदर ये चीज़ थी। डेलाक्रा हालांकि रोमांसवादी चित्रकार थे, लेकिन उनकी दृष्टि में कहीं न कहीं जो एक परंपरा थी, एक आत्मगौरव था, उसको लेकर वो चलते थे। वंशानुगत जो परंपराएं चलती रहती है, जिसे हर्मिटेज कहते हैं, उसको लेकर वो अपने, उसके प्रति भी उनका एक अच्छा नज़रिया था। तो वो कहते थे कि मैं शास्त्र शुद्ध कला का सच्चा अनुयायी हूँ, यानी कला के पारंपरिक नियमों का भी मैं पालन करता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ से बहुत घृणा करते थे, विरोध करते थे कि पौराणिक या पुरातन जो भी कला परंपरा रही है विषय के अनुसार या चित्रांकन या रंगांकन के अनुसार, उसका अंधानुकरण अगर किया जाए तो मैं उसका घोर विरोधी हूँ। ये भी ये साथ के साथ में वो बात कहते थे कि भाई शास्त्रनिष्ठ चित्रकार होना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी कला को ही खो दो, कला में जो नवीन सृजनात्मक अनुभूति है उसको भी खो दो, और पुरातन जो है उसका आप केवल नकल ही किए जा रहे हो, अंधानुकरण किए जा रहे हो। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। हमारी प्रेरणा वो होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रयास नवीन होने चाहिए। ये डेलाक्रा का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिसने रोमांसवाद में नवीन प्रयोग के लिए स्थान खोला, रास्ता खोला, और साथ के साथ अच्छे मूल्यों की उन्होंने स्थापना भी की। हालांकि अगर पुरातन परंपराओं की बात करें, जैसे नवशास्त्रीयवाद में कहा, तो जब हम परंपराओं में जाते हैं तो वहाँ पे एक गांधीर्य रहता है, विषय की दृष्टि से भी उसमें एक गंभीरता रहती है, चित्रांकन की दृष्टि से भी एक चरणबद्ध उसका एक क्रम है जिसके अनुसार ही चला जाता है। यानी कि जैसे किसी का पात्र का जो स्वरूप है वो पहले वस्तु का स्वरूप है, पहले उसको बाकायदा
रेखांकित कर दिया जाता था, मूर्ति की तरह पूर्ण स्पष्ट रेखांकित कर दिया जाता था। फिर जो भी वस्तु समूह था या वस्तु थी या पात्र था, उसका जो मूल रंग होता था उसको चिकने तौर पे समान रूप से उस पर चित्रित कर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे उसके अंदर मिश्रित रंग लगा के, मिक्स कलर लगा के उसको छाया प्रकाश का या मान लो उस प्रकार का वर्णनात्मक उसका चित्रण किया जाता था। लेकिन डेलाक्रा में एक नई बात थी, उन्होंने उस परंपरा का, उस चित्रण परंपरा का उन्होंने पालन नहीं किया। उनके चित्रों में एक नया जोश था, एक जोशीलापन था, वर्ण में विशुद्धता थी, सौंदर्य था, पूर्ण चमक थी। जो रंग लगाए जाते थे वो शुद्ध दृष्टि से लगाए जाते थे, मिश्रण का उसमें कम का प्रयोग किया जाता था। तो इन्होंने पुरातन मानसिकता रखते हुए भी अपने चित्रों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण वातावरण उन्होंने तैयार किया, और यही उत्साह, यही रोमांस और यही चमक और ऊर्जा इनके चित्रों को रोमांसवाद के या रोमांसवादी चित्रकार के रूप में इनको प्रतिष्ठित करती है। इन्होंने जो आरंभिक जैसे चित्र बनाए, रोमांसवादी जो चित्र बनाए, और दूसरे लोगों के लिए तो निश्चित रूप से आदर्श कलाकार थे ही, लेकिन इनके बनाए हुए चित्रों को भी रोमांसवाद में एक आदर्श कलाकृति के रूप में भी उसको चिन्हित किया जाता है। शुरुआती तौर पर इन्होंने शेर, घोड़े, अरब लोग, उनके ऊपर उन्होंने चित्रण किया और भावात्मक ढंग से उनका सृजन किया। चित्रों के साथ साथ भाव पक्ष को इन्होंने बहुत गहराई के साथ में रखा। लेकिन केवल भाव पक्ष ही नहीं, जैसा कि अपन इनके बारे में बात करते हैं कि ये हर चीज़ को बहुत गहन दृष्टि से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया करते थे। तो उन्होंने भावात्मक पक्ष को तो समझा ही, उसको तो अपने चित्रों में जगह दी, बल्कि मानव जीवन की जो गहराई थी उसका भी इन्होंने गहन निरीक्षण किया। तो उस जो जीवन के प्रति जो पात्र निरूपण किया जा रहा है, चित्रित किया जा रहा है, जिस विषय को लेके किया जा रहा है, तो उस विषय का, उस पात्र का जीवन के प्रति जो घटित अनुभव थे, उन अनुभवों को भी वो बहुत ही गहराई के साथ में अपने चित्र में पिरोने का कार्य करते थे। और इन दो बड़े घटकों से, एक तो भावात्मक अभिव्यक्ति, दूसरा उसका गहन निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण, जैसे आज की भाषा में जैसे ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, जो क्रिएटिव प्रोसेस जिसको कहा जाता है नई टेक्नोलॉजी में, उस क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा सच वैसे नहीं, लेकिन उनका एक नज़रिया था कि वो कला में भावात्मक पक्ष को समाविष्ट करते, उसके साथ में उसकी मानव जीवन, उस विषय की, उस पात्र की जो जीवन था, उन जीवन के जो अनुभव थे उसका भी वो गहन निरीक्षण किया करते थे। और इन दोनों के संयोग में कला के अंदर कला के मूल तत्व को खोजने की कोशिश डेलाक्रा ने की, और इसी से रोमांसवाद एक सामर्थ्यशाली वाद के रूप में कला इतिहास में प्रतिष्ठित हुआ। अब ये जो रंग, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि इनके चित्रों में उत्साह होती थी, स्फूर्ति होती थी, चमक होती थी, तो उन्होंने उस रंगांकन पद्धति को इन्होंने बिल्कुल भिन्न कर दिया, अलग कर दिया। अब ये परंपरावादी रंगांकन पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे, ना ही उनका अंधानुकरण करते थे, अपितु इन्होंने रंगों को भावों की दृष्टि से विशुद्ध रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और तुलिका संचालन में भी जो सूखी तुलिका से जहाँ कल रंगों का मिश्रण कर दिया जाता था, अब उन्होंने वो पैटर्न उन्होंने छोड़ दिया, जो पुराने जो परंपरावश जो कला चली आ रही थी, जो जिनमें था। इन्होंने चित्रों के जो रंग योजना इन्होंने जो अपनाई वो उससे भिन्न थी। इन्होंने रंग योजना में दो महत्वपूर्ण काम किए, जो आगे जाके आधुनिक चित्रकला जहाँ स्थापित तो इसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। पहला था वर्ण की विशुद्धता, यानी रंगों को प्योर कलर में वो लेने का काम करते थे, प्योर कलर को वो अपने यूज में लेते थे। दूसरा, तुलिका संचालन स्पष्ट दिखाई देता था, यानी
ब्रश का स्ट्रोक्स है वो एज सच उसमें दिखता था, और अब जिस कलर को लेकर के, तान को लेकर उन्होंने लगाया, उसकी प्योरिटी भी उसमें विशुद्धता भी उसमें बरकरार रहती थी। अब मिश्रण का जो पुराना जो पद्धति थी रंगांकन करने की,